के द्वारा प्रस्तुत की गई है। उनमें से मैंने यहाँ पर कुछ विचारधाराओं को लिखा है, थ्योरीज को। एक क्लासिकल है, चिर सम्मत विचारधारा बोलते हैं इसको, क्लासिकल थ्योरी, और दूसरा मॉडर्न थ्योरी है। ठीक है। क्लासिकल थ्योरी में एक है थर्मल कंसेप्ट, तापीय संकल्पना, है ना, हेली ने दिया है 1686 ईस्वी में। दूसरा एरोलॉजिकल कंसेप्ट है, ये आर सिराग इन्होंने दिया है, जर्मन विद्वान थे, 1948 ईस्वी में इन्होंने दिया है। और मॉडर्न थ्योरी के अंतर्गत हम डायनामिक थ्योरी, गतिशील सिद्धांत को पढ़ते हैं, फ्लोन के द्वारा 1951 में दिया गया। और एक इसी के अंतर्गत स्टर्ली जेट थ्योरी, पूर्वी जेट धारा सिद्धांत है, जो पी कोटेश्वरम महोदय ने दिया और पी आर कृष्णन महोदय ने दिया 1952 ईस्वी में। तो ये थ्योरीज है, ये जो ये सिद्धांत है जिनका अध्ययन हम लोग करेंगे मानसून को समझने में। ठीक है। तो मानसून एक महत्वपूर्ण टॉपिक भी है जलवायु विज्ञान में भी, और भारत का भूगोल पढ़िएगा तो उसमें भी भारतीय मानसून के बारे में अध्ययन करना है। तो मानसून के मैकेनिज्म को हम लोग इन थ्योरी के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो थ्योरी है वो है क्लासिकल थ्योरी के अंतर्गत थर्मल कंसेप्ट, तापीय सिद्धांत, हेली ने 1668 ईस्वी में दिया। ठीक है, 1668 ईस्वी में दिया। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि समुद्र और स्थल का गर्म होना और ठंडा होना, लो प्रेशर और हाई प्रेशर का बेल्ट बनना। ठीक है ना। जब समुद्र पर आपका हाई प्रेशर का बेल्ट बनता है और स्थल पर लो प्रेशर का बेल्ट बनता है। हाई प्रेशर और लो प्रेशर का बेल्ट कब बनता है? जब सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन हम लोग समझते हैं। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के संदर्भ में समझना पड़ेगा। और एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, जब भी मानसून के विषय में हम लोग पढ़ते हैं तो ध्यान में रखना है कि हम लोग ग्रीष्म काल की बात कर रहे हैं। और ग्रीष्म काल भारतीय उपमहाद्वीप में या एशिया का दक्षिणी पूर्वी भाग में कब आता है तो आप सभी लोग जानते हैं, मई जून का महीना। जून और जुलाई तो काफी गर्म होता है, मई जून जुलाई। तो ये जो महीना है ग्रीष्म काल का समय है। और इसी समय हम लोग मानसून की उत्पत्ति को समझने का प्रयास करते हैं इसी मौसम के दौरान। तो इसी मौसम के संदर्भ में हम लोग समझेंगे, क्योंकि मानसून की उत्पत्ति इसी समय होती है। इस समय क्या होता है कि सूर्य जो है वो कर्क रेखा पर चमकता है। सूर्य जब उत्तरायण होता है तो ये कर्क रेखा पर चमकता है। ठीक है। कर्क रेखा आपका देखिए भारत के बीचों बीच से गुजरी है। ठीक है। तो सन जो है सो यहाँ पर चमक रही है। ठीक है ना। सूर्य जो है वो कर्क रेखा पर चमक रही है। तो इसके कारण क्या होता है कि ये जो है आपका वायुदाब पेठियां वो खिसक जाती है उत्तर की ओर। ठीक है। इस समय सूर्य का उत्तरायण होता है तो ये आपका सूर्य यहाँ पर चमकता है तो भूमि यहाँ गर्म हो जाता है। भूमि गर्म होने के कारण स्थलीय भागों में लो प्रेशर का बेल्ट बनता है। ठीक है ना। हाई टेम्परेचर और लो एयर प्रेशर। ठीक है। तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है और लो प्रेशर होता है।
निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है और उच्च तापमान का क्षेत्र होता है। तो समुद्र से, और समुद्र क्या होता है, क्योंकि सूर्य कर्क रेखा पर चमक रहा है, इस कारण से अरब सागर में हाई प्रेशर का बेल्ट बनता है और भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत ये जो सिंधु गंगा का प्लेन है, यहाँ पर लो प्रेशर का बेल्ट बनता है और हाई टेम्परेचर का क्षेत्र होता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवन जो है सो प्रवाहित होना शुरू होता है और यही जो है आपका मानसून की उत्पत्ति का कारण बनता है। तो मई के महीने में ग्रीष्म ऋतु में सूर्य उत्तरायण हो जाता है। भारत का गंगा मैदान, सिंधु गंगा का मैदान गर्म हो जाता है, लो प्रेशर का बेल्ट बनता है, हिंद महासागर में हाई प्रेशर का बेल्ट बनता है और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवन चलती है, फलस्वरूप मानसून पवनों की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार से जब सूर्य दक्षिणायन होता है, अर्थात मकर रेखा के पास सूर्य चमकता है ना, 23.5 डिग्री दक्षिण, यहाँ पर मकर रेखा पर जब सूर्य आ जाता है दक्षिणायन होके, तब स्थल जो है सो ठंडा हो जाता है, उच्च दाब का केंद्र बनता है और ये जो समुद्री क्षेत्र है, यहाँ पर निम्न दाब का केंद्र बनता है और लो प्रेशर का बेल्ट, निम्न दाब का केंद्र और कम तापमान का क्षेत्र यहाँ पर होता है, जिसके कारण से लो प्रेशर का बेल्ट बनता है और पवने जो है वो स्थल भाग से समुद्र की ओर प्रवाहित होने लगता है, जिसको हम लोग लौटता हुआ मानसून कहते हैं। तो ग्रीष्म काल में 6 महीना पवन जो है सो स्थल से, समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होता है और शीतकाल में पवने जो है स्थल से समुद्र की ओर 6 महीना प्रवाहित होता है। तो ये जो थर्मल कंसेप्ट है, तापीय जो सिद्धांत है, उसके अनुसार मानसून की उत्पत्ति होती है दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया में। तो यहां तक समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। इस बात को समझाया था क्लासिकल थ्योरी के अंतर्गत, है ना, थर्मल कंसेप्ट के अंतर्गत हेली ने 1686 ईस्वी में इस बात को बतलाया था कि मानसून की जो उत्पत्ति होती है उसका मुख्य कारण जो है तापमान, तापमान में अंतर के कारण वायुदाब जो है उसमें अंतर आता है और मानसूनी पवनों की उत्पत्ति होती है। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत महेश जी? यहां तक समझने में कोई दिक्कत है क्या? अभी तो आप लोग का आवाज आ रहा था। विकास जी? आवाज आवाज नहीं जा रहा क्या सर? हाँ बोलिएगा तो आवाज आएगी। महेश जी का आवाज नहीं आ रहा था। ठीक है सर, आगे महेश बढ़िए। जी, यहाँ समझने में कोई दिक्कत नहीं ना है? यहाँ तक आगे समझते हैं। तो हेली महोदय ने 1686 ईस्वी में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया, ठीक है ना। दूसरा है एरोलॉजिकल कंसेप्ट, इसको आर सिराग ने 1948 में दिया। इन्होंने बतलाया कि भाई केवल ये तापीय जो है, तापमान का जो गर्म होना और तापमान के कारण जो है सो स्थलीय क्षेत्र और समुद्री क्षेत्र में जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर का बेल्ट बनता है, केवल इसकी उत्पत्ति में यही कारण नहीं हो सकता। उन्होंने एक चीज जोड़ा यहाँ पर, थार मरुस्थल। थार मरुस्थल में क्या था कि ये तो गर्मी के मौसम में क्या होता है कि स्थलीय भाग गर्म हो जाता है और स्थल पर भी मरुस्थल का क्षेत्र, ये तो तापमान को और बढ़ा देता है, ये ज्यादा हीट हो जाता है ना।
हीट होने का जो कंसेप्ट है थार मरुस्थल का, ये बहुत ज्यादा गर्म होता है और गर्म होने के कारण यहाँ से जो है सो एंटी ट्रेड हवाएं चलती है। जब मानसून की उत्पत्ति होती है तो अरब सागर से पवनें जो हैं वो चलना प्रारंभ करती है, ठीक है ना, और बंगाल की खाड़ी से पवनें चलना प्रारंभ करती है। तो बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है और अरब सागर की शाखा है, ये दोनों आकर के मिलती है कहाँ? थार मरुस्थल में। थार मरुस्थल में आकर के यहाँ पर दो शाखाओं से मानसूनी पवनों का प्रवाह होता है भारत की ओर, एक अरब सागर की शाखा और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा, ठीक है। ये जो शाखाएं हैं, ये दोनों शाखाएं जो है सो चलना प्रारंभ करती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा जब भारत में प्रवेश करती है तो आकर के यहाँ पर थार मरुस्थल के पास, और अरब सागर की शाखा एक है वो भी थार मरुस्थल के पास, ये दोनों आपस में आकर मिलती है। और इन दो जब ये धीरे धीरे यहाँ पर आती है तो इस क्षेत्र में जो है सो तापमान पहले से मरुस्थलीय क्षेत्र है तो गर्म तो रहता है ग्रीष्म काल में। दूसरा यहाँ पर इसका जो गुप्त उष्मा है वो काम करता है। तो गुप्त उष्मा के कारण लेटेंट हीट के कारण क्या होता है, यहाँ पर कन्वेंशनल करंट उत्पन्न होता है ना, सनमानीय धारा उत्पन्न होती है। यहाँ पर काफी ज्यादा गर्म हो जाता है तो गर्म होकर के वायु जो है सो वर्टिकल ऊपर उठती है, वर्टिकल जो है सो ऊपर उठती है यहाँ पर। ऐसा देखिए, यहाँ से पवनें जा रही हैं अरब सागर की शाखा, इधर से बंगाली खाड़ी की शाखा आ रही है, ये जो है सो थार मरुस्थल है, और यहाँ से पवनें ऊपर चलती है, ठीक है ना। कुछ पवनें जो है सो काफी सघनता होती वायु का, तो इस कारण से कुछ पवनें जो है सो इधर दक्षिण दिशा की ओर मुड़ जाती है, और कुछ पवनें जो है सो ऊपर चली जाती है, क्योंकि पवनों को रुकना आसान तो है नहीं। तो अलग अलग भागों कुछ ऊपर चल जाती है और इधर कुछ बढ़ती है, तो एक दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती है, अर्थात यहाँ से जो है सो अरब सागर की ओर चलना प्रारंभ होती है, अरब सागर की ओर चलना प्रारंभ होती है, ठीक है। और ये जब अरब सागर की ओर चलना प्रारंभ करती है तो यहाँ से एक पवन जो यहाँ से निकलती है, इसको एंटी ट्रेड कहते हैं। मानसूनी पवनों का जो उत्पत्ति होता है ये एक्चुअली में व्यापारिक पवन नहीं है, ट्रेड विंड्स ही है। तो यहाँ पर लगभग 2 किलोमीटर तक ऊपर उठती है थार मरुस्थल में कन्वेंशन करंट, और वो दक्षिण की ओर मुड़ती है और एंटी ट्रेड कहलाती है। क्या कहलाती है? एंटी ट्रेड, एंटी ट्रेड पवन। ये आकर के जो है सो अरब सागर में फिर बैठती हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ये 0 डिग्री के पास आती है और 0 डिग्री के पास फिर अपना जो है सो बायां ओर मुड़ जाती है हेरल के नियम के अनुसार, और यहाँ आकर के बैठती है। तो यहाँ से जो ट्रेड वाइंड जा रही है ना, दक्षिणी गोलार्ध की, वही आज 0 डिग्री जब पास करती है तो अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती है, और वही दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवन के रूप में जानी जाती है, दक्षिणी पश्चिम मानसूनी पवन के रूप में जानी जाती है। तो ये जो एंटी ट्रेड है वो आ करके यहाँ पर 0 डिग्री को क्रॉस करके यहाँ से 15 से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास, चूंकि यहाँ पर हाई प्रेशर का बेल्ट होता है, तो यहाँ पर पवनें नीचे उतरती है, और नीचे उतर करके इसको जो है सो धक्का देती है ना, दक्षिण पूर्वी जो ट्रेड वाइंड है उसको धक्का देती है और उसको पुश करके आगे बढ़ाती है। तब ये जो है सो सक्रिय होता है, सक्रिय होता है। कौन सा? ये जो है आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवन, और तब मानसूनीय सक्रिय होती है। तो यहाँ पर थार मरुस्थल के हिटिंग को इन्होंने जो है सो महत्वपूर्ण माना, ठीक है, सिराग महोदय ने, आर सिराग ने। तो इस बात को इन्होंने 1948 में स्पष्ट करने का प्रयास किया, ठीक है। तो ये एरोलॉजिकल कंसेप्ट इनका है सिराग महोदय का, जिन्होंने मानसून की उत्पत्ति में जो है क्लासिकल थ्योरी के अंतर्गत ही इनको सम्मिलित किया जाता है।
तो इसको समझना महत्वपूर्ण है। अब हम लोग समझेंगे आगे जो मॉडर्न थ्योरी है। मॉडर्न थ्योरी में एक डायनामिक थ्योरी फ्लोन का 1951 में दिया, और स्टर्ली जेड थ्योरी इन्होंने 1952 में दिया, पी कोटेश्वरम महोदय। ठीक है, इन्होंने क्या बोला इसको समझना जरूरी है। ठीक है, देखिए डायनामिक थ्योरी यानी कि गतिशील सिद्धांत, इन्होंने गतिशीलता का वर्णन किया। गतिशीलता का वर्णन किस संदर्भ में किया? ये जो वायु राशियां आकर के मिलती है, ट्रेड विंड, उत्तरी ट्रेड और दक्षिणी ट्रेड आकर के 0 डिग्री के पास मिलती है, 0 डिग्री के पास यहाँ पर विषुवत रेखा के पास मिलती है, तो वहां पर क्या होता है, जब सूर्य वहां पर 0 डिग्री पर चमकता है तो यहाँ पर तापमान ज्यादा होता है, और इस जगह पर इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का निर्माण होता है। ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, उसका निर्माण होता है। तो ये जो ITCZ है, जब सूर्य उत्तरायण होता है तो ये वायु दाब पेटी खिसक जाता है, ये पेटी खिसक जाता है उत्तर की ओर, और जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो वायु दाब पेटी खिसक जाती है दक्षिण की ओर। तो ये जो खिसकाव हो रहा है उसी को इन्होंने गतिशीलता का सिद्धांत बोला, गतिशील सिद्धांत बोला, डायनामिक थ्योरी। तो ग्रीष्म काल में क्या होता है कि आईटीसीजेड ये उत्तरी भारत का जो उत्तरी मैदान है, सिंधु गंगा का मैदान, वहां पर खिसक करके आ जाता है। तो वायु दाब पेटियां बाकी, जब ये खिसक के यहाँ आ गया तो इधर का भी जो उच्च वायु दाब पेटी है और निम्न वायु दाब पेटी है, वो भी जो है सो उत्तर की ओर खिसक जाती है। ठीक है, जब वायु दाब पेटियां खिसकती हैं तो यही जो है सो दक्षिण पूर्वी जो आपका व्यापारिक पवन है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में प्रवाहित हो रही है, वो जब उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती है, 0 डिग्री को क्रॉस करती है, क्योंकि वायु दाब पेटी आगे चला गया है, ITCZ उत्तर की ओर खिसक गया है, इसलिए ये पवन दाब की पेटी भी जो है सो आगे खिसकेगी। तो ये जो व्यापारिक पवन जो 0 डिग्री के पास आकर के यहाँ डोल ड्रम के पास वर्टिकल जो है सो ऊपर आ जाती थी निम्न दाब के क्षेत्र होने के कारण, वो अभी पवन आगे बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि ITCZ यहाँ आ चुका है। तो जब ये 0 डिग्री को क्रॉस करती है तो फेरल के नियम के अनुसार इनका जो है सो दिशा क्या हो जाता है, यहाँ दक्षिण पूरब से प्रवाहित हो रही है, तो जब 0 डिग्री को क्रॉस करके उत्तरी गोलार्ध में जैसे ही प्रवेश करती है तो इनका दिशा जो है सो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व हो जाती है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है, और फिर इस प्रकार से वो आगे प्रवाहित होती है, और यही जो है दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों के रूप में ये उत्पन्न होती है। क्योंकि ये जब आगे बढ़ती है तो अरब सागर से भारी मात्रा में जलवाष्प ग्रहण करती है, और जलवाष्प ग्रहण करती है तो आगे पर्वतीय क्षेत्र स्थित है, बुला रही है इनको। तो पर्वतीय क्षेत्रों से जब ये टकराती है तो इनमें जलवाष्प भारी मात्रा में मौजूद होता है, और जब पर्वतीय क्षेत्रों से टकराती है तो क्या होता है कि संघनन होता है ना, बादल बनने की प्रक्रिया होती है और फिर बारिश होती है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि संपूर्ण भारत में और दक्षिण पूर्व एशिया में मानसूनी पवनों के कारण वर्षा होती है। तो इन्होंने जो है सो डायनामिक थ्योरी के अंतर्गत वायु दाब पेटियों के खिसकने की बात कही, और ITCZ जो है उसकी स्थिति गंगा के मैदान में बताया, और ये जो दक्षिण पूर्वी जो है व्यापारिक पवने हैं वही 0 डिग्री को क्रॉस करके दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों के रूप में ये अपना प्रभाव दिखाती हैं।
ठीक है। तो ये चीजें हैं यहाँ पर इन्होंने बतलाया। अब आगे क्या है, तो ये डायनामिक थ्योरी के अंतर्गत आप लोग समझे कि वायुदाब पेटियां जो है ITCZ जो है सो ग्रीष्म काल में उत्तर की ओर खिसक जाती है, और उसके उत्तर की ओर खिसकने के कारण क्या होता है कि दक्षिण पूर्वी जो व्यापारिक पवन है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में प्रवाहित होती है 0 डिग्री के आसपास, चूंकि यहाँ ITCZ यहाँ अब स्थित नहीं है ग्रीष्म काल में, अब ITCZ कहाँ चला गया है, गंगा के प्लेन। तो ये जो व्यापारिक पवनें 0 डिग्री क्रॉस करती हैं तो फेरल के नियम के अनुसार ये जो है सो अपनी दाईं ओर मुड़ जाती हैं, और दाईं ओर जैसे मुड़ती हैं तो यही पवन जो है सो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों का रूप धारण करती है। वास्तव में ये व्यापारिक पवनें ही हैं जो कि 0 डिग्री को क्रॉस करके अरब सागर में जल ग्रहण करती हैं और फिर पूरे भारतीय महाद्वीप में बारिश कराती है। तो यहां तक क्लियर, यही है डायनामिक थ्योरी। ठीक है, इसको जो है सो फ्लोन ने 1951 ईस्वी में दिया था। ठीक है जी, महेश जी समझ में आ रहा है? कंसेप्ट को समझना जरूरी है, कंसेप्ट को समझिएगा तभी समझ में आएगा। महेश जी का माइक ऑन है सर, लेकिन उनका आवाज नहीं आ रहा है। उनका मैं कौन है लेकिन आवाज ही नहीं आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आपको समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। कंसेप्ट समझ में आया? हाँ जो सर। हैली का जो है सो कंसेप्ट बतला है, सिराग का जो है कंसेप्ट बतला है, और उसके बाद डायनामिक थ्योरी के अंतर्गत फ्लोन का जो बतला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टर्ली जेट थ्योरी, पी कोटेश्वरम, इन्होंने जो दिया 1952 ईस्वी में, इन्होंने क्या बतलाया? इन्होंने बतलाया कि भाई ये जो है जेट धारा का जिक्र किया, और जेट धारा में जो ये विद्वान जो करते चले गए आगे, मेन थ्योरी तो आपका यही है, थर्मल कंसेप्ट ही मेन थ्योरी आपका है। मानसून का जो उत्पत्ति हो रहा है उससे संबंधित जो मुख्य थ्योरी है वो चीर सम्मत विचारधारा के अंतर्गत जो तापीय सिद्धांत है, ठीक है ना, या तापीय जो कंसेप्ट है, संकल्पना है, यही मेन है आपका। उसी को लोग आगे कुछ कुछ जोड़ते चले गए, क्योंकि टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है ना, लोगों का दिमाग खुला, विद्वान भी इस पर काफी सोचने विचारने लगे, अनेक विद्वानों के बीच मतभेद की स्थिति बनी, है ना। आगे आने वाले विद्वानों ने पीछे जो पहले जो दिए थे सिद्धांत और जो कंसेप्ट दिए थे उनका दोष ढूंढने लगे, तो इस प्रकार से कुछ नया नया चीज जो है सो सार्थक चीजें जुड़ते चले गए। इसी क्रम में जो है जेट थ्योरी जो है, स्टर्ली जेट, पूर्वी जेट सिद्धांत, पी कोटेश्वरम ने जो दिया, इसमें इन्होंने बतलाया, ये जो चिराग महोदय ने जो बतलाया था 1948 में कि भाई केवल ताप में अंतर ही नहीं बल्कि मानसून की उत्पत्ति में जो है ये धरातल का गर्म होना और खास करके थार मरुस्थल का हीट होना, इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, तो इन्होंने थार मरुस्थल से जो निकलता है आपका कन्वेंशनल करंट जो प्रवाहित हो रहा है ऊपर, तो इन्होंने इसको बतलाया कि भाई ये यहीं तक 2-3 किलोमीटर तक ही सीमित नहीं रहता है, यहाँ से तो इंटीग्रेट चलता ही है, लेकिन ये पवन जो है सो आपका ट्रोपोपास में चला जाता है, क्षोभ सीमा तक चला जाता है, और वहां पर आपको मालूम है कि 12-13 किलोमीटर की ऊंचाई पर जेट स्ट्रीम प्रवाहित हो रही है। क्या हो रहा है? जेट स्ट्रीम प्रवाहित हो रहा है। तो ये चला जाता है वहां पर, और उसके बाद ये बोलता है कि वहां पर जाकर के इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। ये समुद्र है,
ये हो गया हिमालय, यहाँ हिमालय हो गया। और ये मैदानी क्षेत्र में ही है थार मरुस्थल, थार। और यहाँ पर है तिब्बत का पठार, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार। ठीक है। ये जो थार मरुस्थल के बारे में बताया कि ये जो यहाँ पर कन्वेंशनल करंट जो उत्पन्न होता है, ये ऊपर में चला जाता है ट्रोपोपास के पास, और यहाँ से ये जो पूर्वी जेट के रूप में यहाँ पर आपका यहाँ पर पहुंचता है हिंद महासागर में। और ये 0 डिग्री, यहाँ पर 0 डिग्री है, इसको क्रॉस करके, जब 0 डिग्री को क्रॉस करके यहाँ पर लगभग 15 से 20 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के आसपास ये नीचे उतरता है। ठीक है ना। जब 0 डिग्री क्रॉस करता है तो इसका दिशा जो है सो बायां हो जाता है फेरल के नियम के अनुसार। 0 डिग्री तक तो आता है, और उसके बाद वायुमंडल में वो क्या होता है कि बायां उसका दिशा हो जाता है, और जा करके दक्षिणी गोलार्ध में 15 से 20 डिग्री, जहां उच्च वायु दाब का केंद्र बना हुआ है और लो टेम्परेचर का बेल्ट है, वहां पर आकर के नीचे उतरता है। और ये जो है सो दक्षिणी पूर्वी जो व्यापारिक पवने हैं, ये जो दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने हैं, यहाँ उतर करके इसको फोर्स करने का काम करता है, धक्का देने का काम करता है, और इसको आगे बढ़ाता है। और आगे बढ़ा करके जो है सो ये दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में ये उत्पन्न होता है और पूरे भारत में बारिश कराता है। तो ये फोर्स डालता है, ये पूर्वी जेट स्ट्रीम के रूप में ये जो है सो प्रवाहित होता है। ठीक है। पूर्वी जेट स्ट्रीम क्यों? क्योंकि ये जो जेट स्ट्रीम यहाँ पर देखिए, यहाँ से जो प्रवाहित हो रहा है जेट स्ट्रीम थार मरुस्थल से, तो आगे आकर के इसका दिशा जो है ना, वो पूरब से पश्चिम की ओर हो जाता है, इस तरह से हो जाता है इसका दिशा, है ना। इसलिए इसको पूर्वी जेट बोलते हैं, पूर्वी जेट। ठीक है ना। दिशा पूरब से इधर पश्चिम की ओर या दक्षिण पश्चिम की ओर हो जाता है, इसलिए इसको पूर्वी जेट। ये यहाँ पर धरातल पर नहीं बल्कि ऊपर क्षोभ मंडल में प्रवाहित हो रहा है, और ऊपर से ही क्षोभ मंडल में आकर के यहाँ पर देखिए क्षोभ मंडल है, यहाँ से आकर के ये दक्षिण की तरफ, पूरब से जो है सो दक्षिण या दक्षिण पश्चिम की तरफ आकर के यहाँ पर 15 से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी गोलार्ध में और 15 से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच आकर के नीचे बैठती है, और फिर इसको फोर्स डालती है जहां से दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित हो रही है, इसको ठेलने का काम करती है, धकेलने का काम करती है। और तब ये जो है सो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें जो व्यापारिक पवनें ही हैं, ये ज्यादा सक्रिय हो जाती है और पूरे भारत में वर्षा कराती है। तो ये महत्वपूर्ण है, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ कि भारत यहाँ पर तो ये जो है सो 52 में ये इन्होंने ये अपना विचारधारा दिया, पूर्वी जेट स्ट्रीम धारा, और इसके माध्यम से है जो है सो मानसून पवनों को और मानसून की गतिविधि को, मानसून की मैकेनिज्म को समझाने का प्रयास किया। आगे क्या हुआ कि जब देश आजाद हुआ और एक युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच हुआ, फिर जो है चाइना के बीच में हुआ, चाइना के साथ पहले हुआ, फिर पाकिस्तान से हुआ भारत का युद्ध, फिर जो है सो आगे चल करके 66 में और 68-69 में भारत में बहुत ज्यादा जो है सो क्या हो गया, अकाल पड़ गया, सूखा है। तो ये बहुत चिंता का विषय भारत सरकार के लिए हुआ। तो उस समय भारत के का जो संबंध था रूस से बहुत बढ़िया था, तो भारत के वैज्ञानिक और रूस के जो भौतिक विज्ञानी थे, उन लोगों ने मिल करके एक योजना बनाया कि भाई ये जो मानसून क्यों कमजोर हो जा रहा है, सूखा क्यों आ रहा है, और लगातार सूखा आ रहा था। तो इस पर इन्होंने जो है सो रिसर्च करने का प्रयास किया। तो 1970-72 में जो है सो 2 वैज्ञानिक रूस के और 4 वैज्ञानिक भारत के थे। ये लोग हेलीकॉप्टर का सहारा लिया और वायुमंडल में गया। वायुमंडल में जाकर इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया
कि ये किस प्रकार ये गतिविधि घट रही है और कैसे ये सुखा रहा है। तो जब ये लोग क्षौभ मंडल में गए 12 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई में, तो उन्होंने देखा कि एक वायु का जो पट्टी है, पवन का पट्टी, वो क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में क्या है कि पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहा है, या पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहा है, डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में प्रवाहित हो रहा है ना। और इसमें इन्होंने देखा कि ये पूर्वी जेट धारा को इसके माध्यम से इन्होंने समझने का प्रयास किया। साथ ही और भी स्पष्ट करने का प्रयास किया, ये जो पूर्वी जेट धारा जो प्रवाहित हो रहा है, उसके निर्माण में क्या केवल थार मरुस्थल का ही योगदान है? थार मरुस्थल काफी हिट हो जाता है और कन्वेंशनल करंट चलते हैं, वर्टिकल वायु चलता है ऊपर की ओर, और वो एक तो एंटी ट्रेड के रूप में आ रहा था, और दूसरा जो है सो पूर्वी जेट का वो जो है सो अपना रूप धारण कर रहा था। इसी संदर्भ में और कोई चीजें हैं और कोई कारक हैं जो मानसून को प्रभावित करता है, तो इसी समय पता चला कि एक हिमालय है, हिमालय क्षेत्र, यहाँ पर ये जो हिमालय है, ये वाला एरिया है। ये क्या होता था कि सर्दी के मौसम में जब बहुत ज्यादा हिमपात होता था, हिमपात जब होता है अधिक, तो पूरा हिमालय हिम ही हिम हो जाता है, ठीक है ना। तो उस समय क्या होता है कि जब ग्रीष्म काल आता है और सूर्य का उत्तरायण होता है, तो सूर्य की किरणें क्या होती है, हिमखंड पर पड़ता है। और आपको मालूम है कि हिमखंडों से एल्बिडो कितना ज्यादा होता है, लगभग 80% एल्बिडो के रूप में सूर्य का प्रकाश जो है सो लघु तरंगों के रूप में, सॉरी दीर्घ तरंगों के रूप में वापस जाती है ना, लघु तरंगों के रूप में आती है, दीर्घ तरंगों के रूप में जाती है। तो एल्बिडो जो होता है उसके कारण जो है सो वो हिट हो रहा है, और एल्बिडो के कारण वो हिट होने की वजह से भी ये जो है सो जेट स्ट्रीम को वो स्ट्रांग बना रहा है, पूर्वी जेट को स्ट्रांग बना रहा है। फिर एक बात और सामने आई कि तिब्बत का पठार, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है, ये भी ग्रीष्म काल में बहुत अधिक गर्म हो जाता है, और यहां से भी वर्टिकल जो है सो गर्म पवनें ऊपर जाती है और वो जेट स्ट्रीम को और स्ट्रांग करती है, ठीक है। तो ये तीनों मिलकर के क्या करता है कि जेट स्ट्रीम को और स्ट्रांग बना देता है, और जेट स्ट्रीम, पूर्वी जेट स्ट्रीम जितना स्ट्रांग होगा तो वो वहां पर दक्षिणी गोलार्ध में 15 से 20 डिग्री अक्षांश के बीच उतना ही तेजी से नीचे आती है, और उतना ही तेजी से ये जो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में प्रवाहित हो रही है उस पर फोर्स डालती है, और वो आगे 0 डिग्री को क्रॉस कर रहा है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून का रूप धारण कर रहा है, इसका गति और भी तेज हो रहा है, और ये काफी मात्रा में जो है सो समुद्र से जलवाष्प ग्रहण कर रही है और पूरे भारत में वर्षा करा रही है। तो जब ये स्ट्रांग होते हैं तब मानसून भी स्ट्रांग होता है, और जब इनकी स्ट्रांगनेस जो है सो कम होता है तो मानसून भी कमजोर हो जाता है। अब ये तीनों का प्रभाव इसमें है, पूर्वी जेट की उत्पत्ति में और उसका जो है सो शक्तिशाली होने में ये तीनों का महत्व होता है। और जिस वर्ष अगर वीक रह गया, हिमालय का एल्बिडो वीक हो गया, या फिर तिब्बत का पठार वीक हो गया, या थार डिजर्ट वीक हो गया, तो उस साल जो है सो आपका मानसून कमजोर हो जाता है, भारत में सूखा आता है। तो ये निष्कर्ष निकालिए, और इसमें से भी अगर आपको पूछे कि भारतीय मानसून को सबसे ज्यादा कौन प्रभावित करता है, सबसे अधिक स्ट्रॉन्ग कौन करता है,
तो आपका जवाब थार का मरुस्थल है ना। ये जो हीटिंग ऑफ थार डिजर्ट जो है, ये सबसे अधिक जो है सो प्रभावित करता है भारतीय मानसून को, क्योंकि ये पूर्वी जेट को सबसे अधिक बलवान बनाता है। एकदम सीधा सीधी समझिए। ठीक है, यहां तक समझने में मुझे लगता है कि आप लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो थार मरुस्थल बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ। ठीक है, एक चीज और आता है यहाँ पर एल नीनो का, कि एल नीनो के कारण जो है सो भारतीय मानसून कमजोर होता है या भारतीय मानसून स्ट्रांग होता है। आप लोग जानते हैं कि पेरू तट के पास जो है सो 4 से 5 साल के अंतराल में एल नीनो का कहर बढ़ता है। तो एल नीनो के कारण जब भी एल नीनो प्रभावी होगा, शक्तिशाली होगा, तब तक भारतीय मानसून कमजोर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसको शॉर्ट में पढ़िए। एल नीनो एक अलग से पढ़ने का चीज है, जेट स्ट्रीम भी अलग से पढ़ने का चीज है। जब अलग टॉपिक में आप जेट स्ट्रीम को पढ़ेंगे तो वो उसका सारा मैकेनिज्म आपको समझ में आएगा। एल नीनो के बारे में एक अलग टॉपिक में पढ़िएगा तो आपको उसका मैकेनिज्म समझ में आएगा। लेकिन शॉर्ट में यहाँ पर हम बतलाते हैं कि एल नीनो कैसे जो है सो भारतीय मानसून को खराब करने का काम करता है। ये जो पेरू तट है दक्षिण अमेरिका के पास, यहाँ से जब क्या होता है, एल नीनो जब प्रवाहित होता है तब इसकी दो शाखाएं होती है, जैसे कि यहाँ पर चलता है, दो भागों में बढ़ता है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया के पास आकर के इंडोनेशिया से होकर के यहाँ पर ये जो एल नीनो जलधारा है वो आगे बढ़ के हिंद महासागर में क्या करता है, क्रॉस करता है, और फिर ये उत्तर की ओर भी चला जाता है, जापान वगैरह के तट के पास, फिलीपींस तट से होकर के आगे बढ़ जाता है। ये क्या करता है कि जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है समुद्र के यहाँ पेरू तट का, उसको ये बढ़ा देता है। तो समुद्र का जल का टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। अब ये जो जल है ये प्रवाहित होकर एल नीनो जलधारा के माध्यम से हिंद महासागर में प्रवेश करता है। तो हिंद महासागर में जब प्रवेश करता है तो ऑटोमेटिक ये गर्म जलधारा है, समुद्र के तापमान को 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देता है, कभी कभी 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देता है तापमान को। तो क्या होता है कि हिंद महासागर में जो उच्च दाब का केंद्र बना हुआ है, लो टेम्परेचर का जो केंद्र बना हुआ है, इस जलधारा के आने से हिंद महासागर में जो लो टेम्परेचर का बेल्ट है और उच्च वायु दाब का जो केंद्र बना हुआ है, चूंकि ये गर्म जलधारा यहाँ पर आती है तो यहाँ पर तापमान को बढ़ा देता है। हाई टेम्परेचर जो यहाँ पर स्थित होता है उसको कमजोर कर देता है। जब हाई टेम्परेचर का बेल्ट यहाँ पर कमजोर होगा तो दक्षिण पश्चिमी जो मानसूनी पवने हैं, है ना, वो भी कमजोर होगा, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर काफी कमजोर हो चुका है, लो टेम्परेचर की ओर आगे बढ़ रहा है। तो पवन स्ट्रांग नहीं चलेगी। पवन स्ट्रांग कब चलता है? हाई टेम्परेचर जितना स्ट्रांग होगा, है ना, उतना ही तेज गति से लो टेम्परेचर की ओर, निम्न वायु दाब की ओर पवनें प्रवाहित होती है। तो उच्च दाब का जो केंद्र हिंद महासागर में बना हुआ है, इसको ये गर्म जलधारा क्या करता है, गर्मी प्रदान करके इस उच्च वायु दाब को कमजोर कर देता है, जिस वजह से ये जो दक्षिणी पश्चिमी जो मानसूनी पवने हैं वो कमजोर हो जाती है, और इसका एकदम विपरीत प्रभाव, बुरा प्रभाव भारतीय मानसून पर पड़ता है। इसके कारण से बारिश नहीं होगी, सूखा पड़ जाता है, और जब सूखा पड़ता है तो पूरा त्राहिमाम भारत में भारतीय किसानों की स्थिति काफी दयनीय, क्योंकि फसल का उत्पादन सही से नहीं होगा। सूखा पड़ जाने के इस बार भी आप लोग देखे कि भारत के अनेक क्षेत्रों में जो है वो मानसून के कमजोर होने के कारण जो है सो खरीफ की फसल में काफी जो है सो दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। झारखंड में भी आप देख सकते हैं
सूखा क्षेत्र घोषित कर दिया गया अनेक जिलों को झारखंड में। तो ये सारे कारण हैं जो कि भारतीय मानसून को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं और स्ट्रांग बनाने का भी काम करते हैं। स्ट्रांग बनाने में जो थार मरुस्थल का हीट होना, हिमालय का एल्बिडो और तिब्बत का पठार, इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो मुझे लगता है कि मानसून की उत्पत्ति का जो टेक्निकल पॉइंट्स है वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये बहुत ज्यादा टेक्निकल है, विद्वानों के बीच में मतभेद का भी विषय है, लगातार रिसर्च का भी विषय है, लेकिन अभी तक जो फैक्ट्स निकल करके सामने आया उसका जिक्र मैंने यहाँ पर किया है ना। ये जो महत्वपूर्ण विचारधाराएं हैं, और भी अनेक विद्वान हैं जो इसके बारे में बतलाने का प्रयास किया है, लेकिन जो मेन फैक्ट्स था, महत्वपूर्ण जो बिंदु था, उसको मैंने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। और मुझे लगता है कि मानसून का मैकेनिज्म कम से कम आप लोग को जो नॉर्मल कंसेप्ट है वो आपको समझ में आ गया। अगले क्लास में हम आप लोग को बतलाएंगे कि भारत में किस प्रकार से ये जो है सो अपना पदार्पण करता है, कब करता है, कैसे करता है, और कौन कौन से फैक्टर हैं जो इनको प्रभावित करता है ना। जिसके कारण से भारत में मानसून की अनेक शाखाएं हो जाती है। कहीं बारिश अधिक होता है, कहीं बारिश कम होता है। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो मानसूनी पवनों के प्रभाव क्षेत्र में ही नहीं आते हैं, वर्षा से बिल्कुल वंचित हो जाते हैं, है ना। अनेक कुछावचीय लक्षण हैं जो कि भारतीय मानसून को प्रभावित करता है भारत के अंदर में। और मानसून ऐसा पवन है ना, जिसके आने से ही भारतीय किसानों के मन में खुशी आती है और वो झूमते हैं, है ना। विभिन्न प्रकार के जो हम लोग पकवान खाते हैं, भोजन करते हैं, उस पर मानसून का बहुत ज्यादा योगदान होता है, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप और खास करके भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। मानसूनी जलवायु कहते हैं। मानसूनी जलवायु के ऊपर ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी निर्भर करता है। इसलिए इसका कमजोर होना, देश का कमजोर होना, और मानसून का मजबूत होना, देश का मजबूत होना, है ना, इसका प्रतीक है। चलिए, तो मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगला क्लास में हम लोग जो है सो आगे बात करेंगे, जो कि हम यहाँ पर जिक्र भी किए आप लोगों के बीच में।